इंडिविजुअली कार्रवाई करती है और इंडिविजुअली वारंट जारी करती है, जबकि आईसीजे ये क्या होता है बिटवीन टू स्टेट्स। टू स्टेट्स का मतलब क्या है, पॉलिटी या टू स्टेट्स या टू नेशन। इसमें जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जो विवाद चल रहा है कश्मीर इशू, तो उसमें आईसीजे सोल्व करेगी। किसी दो स्टेट बीच जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में चल रहा है, उसमें भी आईसीजे इंटरफेयर कर सकती है और इससे पहले भी की है। तो इसमें क्या होगा कि टू स्टेट्स के बीच में कभी सलाह की जरूरत होती है, दो स्टेट्स के बीच में, दो देश के बीच में, तो ये सलाह का भी काम करती है। वो अलग बात है कि वो जो एडवाइस होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है। आईसीसी का इंडिविजुअल काम होता है और ये टू नेशंस के बीच में होता है। दोनों के मेंबर में एक 15 मेंबर होते हैं, लेकिन दोनों का टर्म जो जज के होता है वो 9 ईयर्स के होते हैं। तो ये डिफरेंसेज आपको ध्यान रखना है, तो इसलिए ये संस्था भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये आप लोग पढ़े ही हैं, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। ब्रिक्स, एससीओ, एशियान। ब्रिक्स में जो 5 मेंबर ऐड हुए हैं, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। आप वहाँ एग्जाम पे पता चला कि ब्रिक्स को लिख दिए हैं, एससीओ में जो इसमें 2 मेंबर और ऐड हुए हैं एससीओ में, ईरान और बेलारूस। और ब्रिक्स में ऐड हुए हैं 5 मेंबर, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया। दोनों, इसका हेडक्वार्टर, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर नहीं है, जिस तरह से G7 और G20 का कोई पर्सनल, कोई आपका परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, उसी तरीके से ब्रिक्स का भी है, ये ध्यान रखेंगे। बिमस्टेक, सार्क से सबसे महत्वपूर्ण, जब भी नेबरिंग कंट्री की बात आएगी तो बिमस्टेक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका स्थापना 1997 में हुआ था, हेडक्वार्टर ढाका है और इसमें 7 मेंबर है, आप जानते हैं। और कौन-कौन सा कॉपरेशन होता है, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन होता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो पहले चल रहा था, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, अब है क्या एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसको फॉलो करना है। एक तरह से गेटवे है टू उसको हम क्या बोलते, टू गेटवे टू आपका नॉर्थ ईस्ट, और साथ-साथ एशियन कंट्रीज के थ्रू, और मैरीटाइम सिक्योरिटी भी है। इसके अलावा जो रिसोर्सेज है, स्पेशली सिटवे एयरपोर्ट है म्यांमार में, आपका थाईलैंड है, दो आपका लिंक जो बनता है एशियन कंट्रीज के साथ, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है बिमस्टेक। ये सब तो आप पढ़ते ही हैं, G7, G20, इसके बारे में पहले कुछ ये बस ध्यान रखेंगे। इस बार कहाँ हुआ था, इस बार जो G7 का होने वाला है वो कनाडा में होने वाला है, और G20 का अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। हाँ, ये देखिए क्वाड, और क्वाड के साथ एक स्क्वाड भी है। तो जब आप क्वाड का चर्चा करेंगे तो मान लीजिए आपको क्वाड के बारे में पूछ दे रहा है शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर में, तो साथ-साथ आप स्क्वाड के बारे में भी कहीं पे भी या तो कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में, या बीच में कहीं आप घुसा सकते हैं कि जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इसमें क्या है कि इसमें 4 देश है, इंडिया है, इसमें इंडिया नहीं है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसमें फिलीपींस है। तो जिस तरीके से स्क्वाड बनाया गया कि काउंटर काउंटर करना है चाइना को, उसी प्रकार से और भी संस्थाएं पैसिफिक ओशियन में या साउथ चाइना सी में जो एशियन कंट्रीज है उसके साथ इंडिया बना सकती है। स्क्वाड के तर्ज पे या क्वाड के तर्ज पे आप इसमें जिक्र कर सकते हैं, एग्जाम्पल में स्क्वाड बता सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जब क्वाड का चर्चा हो तो उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि और भी हम लोग कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और चाइना का जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पीस पॉलिसी, उसको कैसे काउंटर किया सकता है, तो एक ये भी तरीका है। जिस तरीके से क्वाड बनाया गया, स्क्वाड बनाया गया, उसके तर्ज पे और हम लोग एशियन कंट्रीज के साथ, फिलीपींस के साथ या ताइवान के साथ हम लोग एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बना सकते हैं। नाटो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत विवाद चल रहा है, 32 मेंबर, 32वां अभी सिडन हुआ है। इसके साथ एक चीज क्या होती है, नन नाटो एलाय और नाटो +5। मेजर नन नाटो एलाय में क्या है कि अगर उस 32 के अलावा इस देश पे भी अगर हमला होता है तो समझा जाएगा कि नाटो पे ही हमला हुआ है। लेकिन ये नाटो कंट्री इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये इस पे बाइंडिंग नहीं है इस 19 कंट्रीज पे कि इसको सपोर्ट करें ही, नाटो को सपोर्ट करें ही।
यही डिफरेंस है। नाटो +5 में ये 5 ध्यान रखेंगे। नाटो +5 में एक तरह से नाटो का ही एक्सपेंशनरी रूप है कि अगर नाटो पे हमला किया जा रहा है तो इस पे भी हमला समझा जाएगा। और आप जानते ही हैं कि जापान, इजराइल के जो आज भी उसका जो सिक्योरिटी है वो कहीं न कहीं यूनाइटेड स्टेट्स नाटो पे ही डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई ये नाटो 5 में शामिल है। इंडिया को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इंडिया बाइंडिंग नहीं चाहती थी, सोवरेनिटी अपना, दैट्स व्हाई इंडिया शामिल नहीं हुई। इसलिए नाटो के साथ-साथ नॉन नाटो एलाइड एग्जाम्पल नाटो प्लस, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। सर ये नॉन नाटो अलायंस एक बार फिर से बता देंगे क्या? समझ नहीं आ रहा। नन नाटो एलाई का मतलब ये हुआ कि सिंपल समझिए कि ए और बी दोस्त है। तो ए यहाँ पे नाटो है, ए नाटो हो गया, और मान लीजिए नाटो के किसी भी कंट्री पे हमला होता है तो अंडरस्टूड होता है कि हाँ भाई, अगर किसी भी कंट्री पे जो 32 मेंबर है किसी पे भी हमला होता है तो समझा जाता है कि पूरे 32 देश पे हमला हुआ है। इस पे क्या है कि इसमें भी वही चीज है कि अगर 19 मेंबर हैं तो इस पे अगर किसी भी देश पे हमला होगा तो नाटो के जो 32 देश हैं वो समझेंगे कि मेरे पे हमला हुआ है और उसको एक तरह से कोऑपरेट करेंगे, हर तरीके से असिस्टेंस करेंगे। लेकिन अगर इस 32 मेंबर पे हमला हुआ है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 19 मेंबर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नाटो मेंबर इनको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, और ये 19 मेंबर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन 32 कंट्री पे अगर हमला हुआ है, किसी तरह का घटना घटी है तो ये सहयोग करें। ठीक है, ये भी वो है सर सपोर्ट। हाँ, ये भी है कि ये 19 देश ना, जो नाटो का सदस्य जो 32 है वो 2% अपने जीडीपी का सेना पे खर्च करना है, लेकिन ये 19 हाँ, देश ना, इसको कोई एथी नहीं है कि खर्च ही करे। हाँ, कंपल्सरी वन नहीं है, साइडेड हो गया एक बाइंडिंग तरह है। से सर। हाँ, तो बिल्कुल ये वन साइडेड ही है एक तरह से। मतलब अगर 19 कंट्रीज पे हमला होगा इसको हम तो लोग बोलते हैं नाटो ना, कंट्रीज। एमेंसेलिज्म पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में पढ़िएगा उसको। हाँ, बताइए। हाँ, क्या बोल रही है? बोलिए, बोलिए। सर जैसे 19 कंट्रीज पे अगर हमला होगा तो नाटो असिस्ट करने के लिए बाइंडिंग होगा, ऐसा? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल एकदम अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगर नहीं बनाया अभी तक तो इसका जरूर नोट्स बना लीजिएगा। ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये आ सकता है, शॉर्ट में तो पक्का रहेगा। इसमें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कुल 14 मेंबर हैं, ध्यान रखना है। 7 एशियान मेंबर हैं और बाकी देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये दोनों नेबरिंग कंट्री, जापान, कोरिया ये दोनों नेबरिंग कंट्री, और इंडिया, यूएसए, और साथ में फिजी। ये 7 मेंबर और 7 एशियान मेंबर है, ये 3 छोड़ करके म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। तो कुल 14 मेंबर हैं। इसका आप मैप भी बना देंगे, डायग्राम, जब आप मेंस लिखते हैं तो। और ये इसका पिलर्स, 4 पिलर्स है। ट्रेड का बात, कैसे हम लोग और अधिक ट्रेड को स्ट्रेंथन करें, कैसे फ्री ट्रेड इकोनॉमी बनाएं या कस्टम यूनियन बना सकते हैं। सप्लाई चेन रिलायंस, लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्लीन इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी का मतलब वही जो रिन्यूएबल एनर्जी पे डेवलपमेंट हो, ग्रीन इकोनॉमी का प्रमोशन किया जाए। फेयर इकोनॉमी, इकोनॉमी ऐसी हो मतलब जो कि फेयर हो, वो टैरिफ बार वाला कंडीशन नहीं हो, और उचित दोनों को साथ साथ, दोनों का डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको भी प्रोटेक्शन मिले, और साथ साथ फेयर इकोनॉमी, दोनों एक दूसरे से इक्वल डेवलपमेंट हो सके। इसको आप सर अच्छे से सप्लाई चेन के ध्यान बारे रखेंगे। में यार थोड़ा सा हेलो, बता दीजिए। सप्लाई यार चेन रिजिलेंस का मतलब ये, हाँ बताइए। बोल रहे ना सर कि जैसे आईपीईएफ जो है ना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इसको तो हम हम्म 4-5 बार लिख दिए हैं, 4 पिलर उलर सब भी लिख दिए हैं, लेकिन एक इंडो हिंद प्रशांत क्षेत्र अलग से करना होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का आएगा तो इसी का चर्चा करेंगे। हिंद प्रशांत, हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक अलग क्वेश्चन हमको लिखवाए हैं, और हाँ ये तो उसमें देखिए, नहीं हिंद प्रशांत का सिर्फ आ जाएगा तो आप ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आईपी में ये दोनों संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पैसिफिक ओशियन में ये दोनों संस्थान, एक ये भी है आईपीओआई, एक है आईओआरआई भी है। ये जब सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन का बात करेगा तो आप जितना एक डायमेंशन खोल दीजिए, ये आपकी अच्छी बात है। एक आईओआरआई भी है,
इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, IPF IOPI तो है ही, ये आपके ऊपर है। लेकिन IRO हाँ, तो इंडिया है सर, क्या इसमें तो जो रिम एसोसिएशन बोले उसमें तो इंडिया है, अमेरिका भी है ना। हाँ बिल्कुल है। तो कहने का मतलब कि ये तो आपके ऊपर है। इंडो पैसिफिक का प्रश्न आ रहा है तो आप जितना अधिक एक्सपेंशन करें, जितना अधिक एग्जाम्पल दें कि और कैसे कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कैसे अधिक ऑपरेशन किया जा सकता है, चाहे मैरीटाइम कॉपरेशन हो, डिफेंस कॉपरेशन हो, है ना। सप्लाई चेन विजिलेंस, इसमें देखिए लॉजिस्टिक सर का हम ये लोग बात करंट करते हैं। अफेयर का नोट्स को बनाने के लिए सर कौन सा रहेगा अच्छा सोर्स? ओनली IAS वाले की तरफ से जो एक आया है PDF उससे? हम लोग उस पर चर्चा करेंगे लास्ट में, पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं उसके बाद। सप्लाई चेन रिलायंस का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांसफर होता है लॉजिस्टिक का, तो वो इजी वे में हो। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि INSTC का कंसेप्ट है या IMEC का कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट क्या क्यों लाया गया है, या BRI जो कंसेप्ट है, वेल्थ ट्रेड इनिशिएटिव कंसेप्ट है। लॉजिस्टिक को ईज बनाया जाए, आसान बनाया जाए, इजी वे में और कम खर्च में पहुंचा जा सके। उसी तरीके से यहाँ पे बात की गई है कि सप्लाई चेन को कैसे और अधिक सुदृढ़ बनाए, कैसे अधिक टिकाऊ बनाए, कैसे कम दाम पे एफिशिएंट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IPOI इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ये 2019 में हुआ था और ये इंडिया ही एक तरह से इंडिया का ही आइडिया था, प्रपोज किया था। और ये फिलोसफी कौन सा था? सागर फिलोसफी। इसको हम लोग क्या जानते हैं? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन्स। इसी के कंसेप्ट बनाया गया था और इसमें कुल 7 पिलर्स हैं। इस पिलर्स का आप ध्यान रखेंगे, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी है, समुद्री सुरक्षा है, मैरीटाइम इकोलॉजी है, एनवायरमेंट, मैरीटाइम रिसोर्स, समुद्री संसाधन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग। कैसे हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सकता है, कैसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए, डिजास्टर रिस्क एंड मैनेजमेंट। जितने तरह का डिजास्टर अभी पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हो रहा है, चाहे इंडोनेशिया का बात हो, ब्राजील का बात हो, जर्मनी का बात हो, अमेरिका का बात हो, हर जगह, जापान का, कुछ ना कुछ डिजास्टर। तो उसको कैसे रिस्क को उसको कैसे कम किया जाए। साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एकेडमी, अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ डेवलपमेंट किया जाए। और ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, इसके कुल 7 पिलर्स है। इस पे भी आप लोग आईपी, जब आईपी का बात होगा तो IPF IPOI IORI का जरूर इस पे ध्यान रखें। लेकिन ये संस्था दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखना है। ICA हमने बताया है कि कोऑपरेटिव अलायंस और इंटरनेशनल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 यूनाइटेड नेशन मना रहा है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। कब बना था? 1895 में। अभी वर्तमान में 306 मेंबर हैं और लंदन हेडक्वार्टर है। ये दोनों लॉजिस्टिक के पर्पज से या इंडिया के पर्पज से, क्योंकि दोनों में इंडिया मेंबर है और इंडिया से इस प्रारंभ हो रहा है। दैट्स वाई ये 2000 में बना था INSTC और ये वर्तमान 2023 का है। IMEC इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम लोग कहाँ से चलते हैं? इंडिया में जो दीनदयाल पोर्ट है वहां से, फिर UAE, उसमें 2-3 इसको नाम ध्यान रखना पड़ेगा और ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेंगे। मैप्स, जबल अली अली गुल्फ वालिकत, ये 2 गो आपका पोर्ट है UAE में। फिर सऊदी अरब में हरदा है, रियाद है, और एक अल हतीदा है इजराइल में, और एक हाइफा। तो ये आप 4-5 नाम है, इसको आप ध्यान रखेंगे और ये मैप्स में भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और उसी तरीके से इसी के तर्ज पे ये बहुत पहले 2000 में बनाया गया था इंडिया के द्वारा ही। एक ऐसा जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक तरह से कार्ड था, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हालांकि चबहार पोर्ट को बहुत डेवलप कर लिया गया है, बंदर आवास और बंदर अंजील। इसमें कहाँ से जाएगा? मुंबई, मुंबई से चबहार, चबहार से बंदर आवास ईरान में है, बंदर अंजेल ईरान में है, और फिर बोल्गोग्राड जो कि रसिया में है। उसके बाद मॉस्को से फिर यूरोप में लिंक करना है, वहां से मॉस्को, मॉस्को से फिर जाएगा ब्लैक सी, ब्लैक सी से फिर इंटरलिंकिंग है। तो ये दोनों लॉजिस्टिक के पर्पज से ही है, तो चर्चा में हो सकता है। और अलग अलग पर्सपेक्ट पे हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम रिसोर्स, कितने डायमेंशन हो सकते हैं। हाँ, PRI का भी 10 साल पूरा हो गया है सर। किसका?
BRI जो बीआरआई जी का बीआरआई इंडिया का पार्ट नहीं है, दैट्स इंडिया उसका पार्ट नहीं है, तो आप बीआरआई का पढ़ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वो स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया कम होगा। लेकिन जहाँ इंडिया उसका मेंबर है उस संस्था का, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। या हाँ, जिनेवा कन्वेंशन देख लीजिए, ये 1949 में हुआ था और इसमें 4 आपके कन्वेंशन है। जी कन्वेंशन 1, 2 4 पिलर्स कर सकते हैं, प्रोविजंस कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहीं न कहीं जो विवाद का जो रीजन चल रहा है, अलग-अलग क्षेत्रों में हमेशा कन्फ्लिक्शन होता है, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे मैं लिख दिया हूँ, इसे इम्पोर्टेंट बहुत नहीं है, ये आएगा भी नहीं। हाँ, इसका यूज़ कर सकते हैं आप अपने मेंस राइटिंग में। L69 है, जो कि डेवलपिंग नेशन का संस्था है। सारे डेवलपिंग नेशन ही मेंबर हैं इसके। और एक C10 है, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में 10 अफ्रीकन कंट्री मेंबर है। लेकिन ये ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं कि L69 संस्था है, इसका आप कहीं पे भी जहाँ आपको लगे उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने इसको लिख दिया है। 5 आइज़ ये संस्था, इसमें 5 नेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और शायद एक जापान है। तो इसमें शेयरिंग और इंटेलिजेंस, जितने भी इंटेलिजेंस का बात होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात होती है। और आपस में ये 5 ये अलग से तो प्रश्न नहीं आएगा, इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं कि 5 एज अलायंस के तर्ज पे उसी तरीके से इंडिया भी, इसके साथ इंडिया का एक अच्छा कोएलिशन है। जैसे ब्राज़ील हो सकता है, इधर आपका एशियान में मलेशिया हो सकता है, इंडोनेशिया हो सकता है। जिसके साथ अच्छा ट्यूनिंग है, उसके साथ एक ऐसा अलायंस बनाए, उसको स्ट्रॉन्ग अपने रीजन में कर सकता है। या जो नेबरिंग कंट्री है, श्रीलंका है, मालदीव है। इंडिया एंड वॉइसेज ऑफ ग्लोबल साउथ सबसे महत्वपूर्ण संस्था, बस थर्ड किया गया। बाकी वॉइसेज ऑफ ग्लोबल, उसको एक लाइन है, ब्रैंडेंट, इसके माध्यम से ही जो जनरली साउदर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्री होते हैं, स्पेशली इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ अमेरिका कुछ कंट्री हैं, उसको ही रखा गया है वॉइसेज ऑफ ग्लोबल साउथ में। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि साथ-साथ G20 का भी मेंबर बन गया है अफ्रीकन यूनियन, और कैसे इंडिया एक तरह से लीड कर रही है। एनएम के तर्ज पे ही एक तरह से अब उसको तो ये इसलिए आप ध्यान रखेंगे और क्या-क्या अलग-अलग डायमेंशन में इसको आप बात कर सकते हैं। तो ये संस्थाएँ हमने जैसे बताया, एक WSIS है, वॉइसेज ऑफ ग्लोबल साउथ हो गया, जिनेवा कन्वेंशन हो गया, IMEC, INSTC हो गया, ICA हो गया, IPOI, IPF, नाटो, क्वाड स्क्वाड, सार्क, बिम्स्टेक, G7, G20 तो पढ़ते ही हैं आप लोग, ICC, ICJ और यूनाइटेड नेशन का। ये जो मैं बताया हूँ, इसको जो आप लोग अच्छे से वर्कआउट कर लेंगे, बाकी कुछ-कुछ नोट्स भी हम लोग शेयर कर देंगे। ये देख लीजिए, बायलैटरल रिलेशन, इसमें तो नेबरिंग कंट्रीज़ का है ही, लेकिन अब ये सब कन्वेंशनल टॉपिक है, फिर भी तैयार रखना है। और 2 महीने लगभग हो चुके हैं, तो कुछ कई जो बच्चे हैं तैयार कर भी लिए होंगे नोट्स ये सब का। जैसे इंडिया चाइना का ये तो महत्वपूर्ण हो जाता है। बांग्लादेश जिस तरीके से कूप हुआ, इस तरीके से मोहम्मद यूनुस को बनाया गया प्राइम मिनिस्टर, टेम्पोररी प्राइम मिनिस्टर, तो बांग्लादेश भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अब किस स्थिति में हमारा रीजन है। म्यांमार अभी भी कोप का स्थिति चल ही रहा है, तख्ता पलट का, उसमें रखाइन प्रांत है, साथ साइड पे एयरपोर्ट है, कनेक्टिविटी का बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या स्थिति है, कैसा रिलेशन है। श्रीलंका इकोनॉमिक रूप से किस तरह हम लोग सहयोग किए हैं, पॉलिटिकली, मैरीटाइम, तो इसको हम लोग तो चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये 4 ज़रूर इसको अच्छे से कर लेंगे। बाकी ये इम्पोर्टेंट सारे हैं, लेकिन ये 4 इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट है। ये 4 हमेशा चर्चा में रहा है, दैट्स व्हाई। इंडिया, रसिया, अब इसमें एक तो आपका सिक्योरिटी पर्पज़ से हमेशा ये चर्चा में रहता है, दूसरा इकोनॉमिक पर्पज़ से जब हम लोग सस्ता तेल खरीदते हैं, नेचुरल गैस खरीदते हैं, उसके अलावा आपका जो रिलेशन शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रहा है, डिप्लोमेटिक टाइज़, पीपल टू पीपल एक्सचेंज,
या एक तरह से काउंटर के रूप में, चाइना के काउंटर के रूप में, कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि रशिया से हमारा खराब हो। ये डायमेंशन, इसको भी आप लोग वर्कआउट करेंगे। इंडिया यूएसए, ये तो बहुत बड़ा डायमेंशन है। बहुत सारे के साथ एग्रीमेंट हुआ है। सिक्योरिटी एग्रीमेंट में बेका एग्रीमेंट है, लेमो एग्रीमेंट है, कॉमकासा एग्रीमेंट है सिक्योरिटी में। अभी रिसेंटली अभी जो गए थे तो उसमें सेमीकंडक्टर जो एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे क्या सकता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक है। तो अलग-अलग डायमेंशन पे पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, पिज़्ज़ा वाला बात है। इसमें इंडिया यूएसए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया यूके महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रशिया इसे ज़रूर करना अच्छे से। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी बच्चे बहुत अच्छा खासा बच्चा पढ़ने जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ से भी मेंबर है, क्वाड का मेंबर है, आपका आईपीओ, आईपीएफ का मेंबर है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन आया था इंडिया? न्यूजीलैंड के पीएम आए हुए हैं राष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलिया के भी पीएम कुछ दिन पहले आए हुए थे, एंथनी एल्बनीज़। एंथनी एल्बनीज़। हाँ, तो ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है। तो इंडिया रसिया, इंडिया यूएसए, इंडिया यूके, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इस पे ज़रूर वर्कआउट करेंगे। एशियान में सिंगापुर में मलेशिया महत्वपूर्ण है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इंडो एशियान पे वर्कआउट कर लेना है। 10 मेंबर है, उन्हें बताया है मेंबर है, उसमें अलग-अलग जो इंडिया यूएई, ये लास्ट इससे पहले भी 66 में प्रश्न आया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। जर्मनी, इटली, फ्रांस। जर्मनी में चुनाव हुआ था वर्तमान में, फ्रांस अभी जो एआई समिट हुआ था, उसके पर्पज़ से गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी सॉरी, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये चारों कन्वेंशनल है, शुरू से ही चला आ रहा है विवाद। निजर वाला भी तो फिर से चेंज हो गया है। तो इंडिया यूक्रेन लास्ट ईयर में भी था, लेकिन फिर भी एक बार तैयार कर लेंगे इसका नोट्स। इजराइल, फिलिस्तीन, ये सब इसलिए 3-4 साल से चला आ रहा है। तो कौन-कौन देखने का है बायलैटरल रिलेशन में? जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार, इंडिया श्रीलंका, इंडिया मालदीव। इधर देखेंगे इंडिया रसिया, इंडो यूएसए, इंडिया यूके, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। इधर आएँगे तो आपका इंडो यूरोपियन हो जाएगा, जर्मनी या फ्रांस। ये कन्वेंशनल टॉपिक है, इसको तो देखना ही है। कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो उसके बाद भी छूट जा रहा है, तो उसमें जैसे कि एक एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हैं। पाथ टू पीस समिट ऑर्गेनाइज किया गया था स्विट्जरलैंड में। रसिया और यूक्रेन के बीच में कैसे सीज फायर को या कैसे पीस लाया जाए। आप एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे भी आप सिक्योरिटी का बात हो, चाहे वो साइंस एंड टेक में बात हो, या आप आईआर लिख रहे हैं या आप पॉलिटी लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। वीपनाइजेशन ऑफ स्पेस, ये आपका साइंस एंड टेक में यूज हो सकता है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, कैसे स्पेस ट्रीटी जो भी चल रहा है उसमें कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट, इसको आप यूज कर सकते हैं। और ये रेगुलेशन ऑफ केमिकल वेपन्स जो वार को लेकर के, ये भी चर्चा में रहा था। ये सबसे महत्वपूर्ण है। डीजी फ्रेमवर्क, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया। इसमें 3 देश, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और साउथ कोरिया, ये तीनों देश मिल करके इंडिया को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे और अधिक स्ट्रॉन्ग किया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और कोरिया, ये तीनों फंडिंग सपोर्ट करेगी, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, टेक्निकली सपोर्ट करेगी। तो ये डीजी फ्रेमवर्क शॉर्ट आंसर में आ सकता है, ये क्या है और ये किस तरह से सिग्निफिकेंट रखता है, कितना महत्वपूर्ण रखता है इंडिया के लिए। और उसमें फिर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि इंडिया कैसे डेवलप किया है। आज जो रुपए पेमेंट से का यूपीआई किस तरीके से उधर सिंगापुर में, उधर आपका नीचे वाला देश एशियन कंट्रीज में कुछ-कुछ जगह पे हुआ है, फिर नेपाल में, भूटान में। तो किस तरीके से यूपीआई का भी एक्सपेंशन हुआ है इधर यूएई में।
साथ-साथ हम लोग की जैम को किस तरह से एक्सपेंड किए हैं और अधिक कैसे एक्सपेंशन किया जा सकता है। रिसेंटली स्टारलिंक का बात है, तो उसमें एग्ज़ाम्पल लेकर के आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं कैसे। क्या जैम का भी विस्तार हुआ है? ये जैम मतलब कैसे इंडिया डेवलप किया विदाउट सपोर्ट, अगर उसको और मिल जाए तो और कितना बेहतर तरीके से कर सकता है। कैश 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 डिक्लेरेशन है, ये यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, ये एग्जाम्पल में देखिए ये अलग से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि कैश कैश डिक्लेरेशन रिसेंटली इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं या लास्ट में आप दे सकते हैं कंक्लूजन। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन a specified agency of United Nations, that is UNAOC, United Nations Alliance of Civilization, which put Cascade Declaration, किस लिए जो भी in the realm of war to promote principle of peaceful coexistence and tolerance and to maintain their sovereignty। ये चर्चा में रहा है तो आप इंट्रोडक्शन में या साथ साथ कंक्लूजन में आप जहाँ चाहे इसको यूज कर सकते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हमारे यहाँ प्रेसिडेंसी 2023 में हुआ था, दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। कितनी महत्वपूर्ण है इसका इथेनॉल, कितना 2025 तक क्या टारगेट था, 30 तक कितना टारगेट था, 30% टारगेट है, कैसे पंचामृत को फॉलो कर सकता है, ये कैसे एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी हो सकती है, रिन्यूएबल पॉलिसी हो सकती है। COP29 कहाँ हुआ था? बाकू, अजरबैजान। तो इसमें भी क्या-क्या नया-नया अभी लिया गया। हाँ, ये देखिए समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 ये भी इम्पोर्टेंट है। ये समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 यूएनएफसीसी तो लॉन्च किया गया है, साथ-साथ एक ये भी समिट किया गया है। तो जानते हैं कहाँ किया गया था ये? बताइए। कहाँ? पेरिस। कोई और बताइए। क्या इसमें कुछ जानते हैं इसमें क्या हुआ था? एनीवन? बता दीजिए सर। सर ये वो देखिए यूनाइटेड नेशन के 75-80 इयर्स वाली है क्या? केरल में हुआ था ना इस बार 2025 का। नहीं, देखिए ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ था, यही ठीक वाला है? है क्या सर? नहीं, समिट ऑफ द फ्यूचर जो है ये न्यूयॉर्क में हुआ था और इसमें जिस तरीके से हम लोग यूएनएफसीसी में बात कर रहे हैं एसडीजी 2030 तक पूरा करने का, उसमें भी इसमें भी और चर्चा ओपन चर्चा किया गया, इसलिए ये समिट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम अधिक से अधिक जो हमारा आईएनडीसी है, जो टारगेट है एसडीजी गोल पूरा करने का 17 जो गोल हैं, उसी को इसमें और चर्चा किया गया कैसे हम लोग एक क्लीन इकोनॉमी बना सकते हैं, कैसे ग्रीन इकोनॉमी बना सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल इकोनॉमी बना सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल हैबिटेट बना सकते हैं। तो इसी पे चर्चा किया गया और ये समिट न्यूयॉर्क में हुआ था। तो इसको भी आप एग्जाम्पल पे यूज़ कर सकते हैं या अगर शॉर्ट आंसर आ जाए तो देखिए, कहने का मतलब मैं ये जिससे बताया हूँ इसलिए कि ब्लैंक नहीं होना है, वहाँ पे लिख देना है। वो जो 5 क्वेश्चन शॉर्ट वाला है, वो आज जब से ये ऐसे आया है तब से एक-एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो गया है। एक क्वेश्चन भी छूटता है मतलब आप मेड नहीं बन सकता, आपका दिक्कत हो सकता है। मेंस हो भी जाएगा तो मेड बनने का चांसेस घट जाता है। तो वो छोड़ना नहीं है। थोड़ा-थोड़ा ही लेकिन सारा कुछ पढ़ के जाना है कि कैसा भी आए तो आप लिख दें। ये सब एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो बता देना है। उसमें एडी से लिंक कर देना है, फिर साथ-साथ इसका भी बात कर देंगे। एक एजेंडा जो एजेंडा 21 था, कब हुआ था एजेंडा 21? 1992 में रियो के समय। हाँ, तो वही वाला एजेंडा 21 को ही फिर से एक तरह से एम्फसाइज़ किया गया, उसको हम लोग कैसे फुलफिल करें, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल हैबिटेट बनाएँ, उस पे बात किया गया, इसको ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूज़ करिए या अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक ही है। इम्पोर्टेंट इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया का रैंक 159 रहा है। देखिए जो कन्वेंशनल आपका है, हैप्पीनेस, पीस, हंगर वो तो पढ़ना है। उसके साथ-साथ ये चर्चा में रहा है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट।
ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, साइबर सिक्योरिटी का देख रहे हैं दुनिया अभी कितना डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, डॉक्सिंग हो रहा है, डीप फेक हो रहा है, सैलो फेक हो रहा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे देखिए, अब साइबर सिक्योरिटी की बात आई तो अब मान लीजिए आप इतना ही जानते हैं, जो मैं लिखा हूँ, इतना ही आप पढ़ के गए हैं, लेकिन आपको 2 पेज लिखना है, तो आप उसको भी बताएँगे कैसे उस सिग्निफिकेंस हो जाता है इस इंडेक्स का? कैसे इंडिया उस पे काम कर रही है? कैसे ग्लोबल लेवल पे वो चीज़ हो रहा है और कैसे उसको काउंटर किया जा रहा है? डीपीडीपी क्या है ये? कौन-सा बिल है? डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल कब आया था? 2023। 2023। एक यूरोपियन यूनियन का है, जानते हैं? जी इसके कुछ नाम है। उसमें मैं भूल रहा हूँ नाम एग्ज़ैक्ट, उसका ही बिल आया था एक, ठीक है? तो उसपे मेन वही मकसद था कि डिजिटल जो जीडीपीआर डेटा था। है। हाँ, क्या था? हाँ, जीडीपीआर था, हाँ, वेरी जनरल गुड। डेटा हाँ, प्रोटेक्शन। हाँ, गुड। जनरेटर प्रोटेक्शन, तो ये भी आप देखिए ये क्या है, ये सब शब्द आपको दिमाग में यहाँ पे अगर आ जाता है तो आप यहाँ पे भी चिपका सकते हैं, बाकी तो हम लिखेंगे ही। ये प्रोविज़न है, लीगल है, टेक्निकल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, कैपेसिटी डेवलपमेंट है, कोऑपरेशन है। इन पाँचों को देखते हुए रैंक निकाला गया है और उसमें 5 स्तर पे रोल मॉडलिंग, एडवांसिंग, एस्टेब्लिशिंग, इवॉल्विंग, बिल्डिंग। अब इसमें हिंदी मीडियम में हिंदी नहीं होगा, यही लिखाएगा। अलग से इसमें कुछ नहीं है, रोल मॉडलिंग ही लिखेंगे हम। साइबर वाला है। हाँ, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में ये 5 है, ठीक है? तो इंडिया का रैंक जो रहा है, टियर 1 में रहा है। जिससे से कैसे इंडिया का नीति आयोग निकालती है, तो उसमें होता है कि फेवरिंग ये आपका होता है कि उसमें जो एक होता है कि लीडिंग कंट्री, लीडिंग स्टेट्स, एक होता है कि डेवलपिंग स्टेट्स, एक होता है इवॉल्विंग स्टेट्स, उसमें भी बहुत तो उसी तरीके से यहाँ पे बनाया गया। हाँ, फ्रंटियर होता है, लीडर होता है, तो अलग-अलग इसी तरह से यहाँ पे भी 5 गो स्टेप है। तो ये 5 टियर में बाँटा गया है। इंडिया का जो इंडिया 46 कंट्री जो रखा गया है टियर 1 में, उस 46 कंट्री में इंडिया भी है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये 5 रेंज में निकाला जाता है और साथ-साथ ये प्रोविज़न है, जिसको हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं और कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या सिग्निफिकेंस, ये बात बनाने वाली बात है, वो आप बात बना दीजिएगा साइबर सिक्योरिटी का जब बात होगा तो। लेकिन ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए। ये नहीं कि हमको तो पता ही है, हम तो इतना ही पढ़ के गए हैं, आ गया उसको पूरा लिखने के लिए 7 नंबर का, आ गया तो लिख देना है। वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट, सिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन, यूनाइटेड हैबिटेट ने लॉन्च किया है और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें आप क्या बात कर सकते हैं? इसमें बात कर सकते हैं आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अमरूद का, हृदय का, स्मार्ट सिटी का। उसी तरीके से अब वर्ल्ड लेवल पे जैसे कि अभी ओलंपिक हुआ था पेरिस में, तो कैसे वहाँ पे सीन नदी को फिर से रिजुविनेट किया गया। उसी तरीके से हम लोग भी कर सकते हैं या कैसे यूएई अपना सस्टेनेबल आज देखिए पूरा वर्ल्ड लेवल का जो संस्था है उसका हेडक्वार्टर यूएई बन रहा है दुबई में। तो एग्ज़ाम्पल आप कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, उसको आप एग्ज़ाम्पल के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं। ये कुछ इंडेक्स है, इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखेंगे। एडीजी तो रहता है इम्पोर्टेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ये देखिए G20 इसमें क्या-क्या है देखिए, एम क्या है, क्या गोल्स है। ट्राइका बोलते हैं इसमें तो पढ़े ही हैं आप लोग। ये आईसीए की बात किया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए ज़रूर ध्यान रखेंगे। इनहैबिटेट अभी जो बता रहा था रैंक के बारे में, क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिटी एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, तो विकास हो, सतत शहरी विकास हो। डीजी फ्रेमवर्क में चर्चा किया है अभी। इंडिया देखिए, इंडियाज़ ग्लोबल डीपीआई इनिशिएटिव, G20 फ्रेमवर्क है वर्चुअल, तो आप लिख सकते हैं। आप देखिए इधर क्या है, 5G एंड ओपन रैन, सबमरीन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर जो
ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। ये अभी मैं बताया था ही, कास्केस यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है, यूएनओसी। सॉफ्ट पावर पॉलिटिकल टूल है, किस लिए? प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड बिल्ड ब्रिज बिटवीन कल्चर्स। कैसे सहिष्णुता हो, कैसे साथ सहअस्तित्व हो, साथ में कैसे मिनिमाइज किया जाए, मिटिगेट किया जाए जो भी कन्फ्लिक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है बिटवीन टू स्टेट्स, टू नेशन। इंडिया यूएई, देखिए कोई भी जब हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं तो ये प्रयास रखें कि अलग अलग डायमेंशन पे मैं बात किया था ना, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में क्या क्या हो सकता है? ट्रेड हो सकता है, लॉजिस्टिक हो सकता है, उसके अलावा आपका डबल टैक्सेशन या फ्री ट्रेड इकोनॉमी का बात हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट का बात हो सकता है ना? जब हम लोग बात करें तो इस तरीके से बात करें कि ट्रेड हो, लॉजिस्टिक हो, डीटीए हो, है ना? ये इकोनॉमी में हो गया। उसी तरीके से हम मान ली बात करते हैं स्ट्रेटजी का। स्ट्रेटजी का जब बात की है तो क्या-क्या हो सकता है? एक आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी हो सकता है, एक आपका नेवी एनर्जी सिक्योरिटी हो सकता है, एक हो सकता है आपका कि आर्म्स का, अगर वहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। तो अलग-अलग डायमेंशन, मान लीजिए इसी तरह से इसमें डिफेंस का भी बात कर सकते हैं। फिर इसी तरह से बात करेंगे कल्चर का, तो कल्चर में क्या हो सकता है? एजुकेशन हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है? पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, डायस्पोरा हो सकता है। तो अलग जब डायमेंशन की बात करें तो ये सब डायमेंशन है। ये नोट्स ऐसे ही बनता है। जब भी बनाएँ, देखिए ये कैसे लिखा है, फिर बहुत अच्छा नहीं लिखा है। तो ये जब पर्सनल नोट्स होता है तो कैसे बनाया जाता है कि आप, कि जब हम इकोनॉमी पढ़ें, कितना ट्रेड हो रहा है, कितना लॉजिस्टिक सप्लाई हो रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट उसके माध्यम से कुछ हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, स्ट्रेटेजिक में क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है, कितना टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, कौन-कौन सा हम लोग आर्म्स सप्लाई या ट्रांसफर हो रहा है, डिफेंस कोऑपरेशन कैसा है, कौन-कौन सा एक्सरसाइज हो रहा है। एक होता है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। उसमें क्या आप बात कर सकते हैं कि किस-किस संस्था के साथ कॉमन हम लोग जुड़े हुए हैं। जैसे मान लिया अब इंडिया है, यूएई है, तो ये सॉरी ईयू है, ईयू कहाँ-कहाँ जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ? तो बताइए, G20 जो में कॉमन संस्था। हाँ, जी20 में जुड़ा, वेरी गुड। G20 में हुँ, देन और अभी कहीं? ब्रॉड ट्रेड एग्रीमेंट का बात चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, हाँ, ईयू प्रेसिडेंट हाँ, इंडिया आई थी तो हाँ, उस बिल्कुल। पे। तो हाँ, बिल्कुल। तो अब जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ ईयू, वेंडर हसन कुछ नाम है ना, ऐसे ही नाम है। वेंडर हसन करके कुछ नाम है, तो अर्सुला उसका वॉन आप डे चर्चा, हाँ, तो आप लिख सकते हैं, आप वहाँ से शुरुआत करें। उसके बाद ये सब डायमेंशन के बाद फिर सब डायमेंशन पे चर्चा करें। कोई भी बायलैटरल रिलेशन पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन आपका 1 पेज में ही निपटाना है उसको, 2 पेज नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपको एक नहीं पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, ताकि उस जब आए तब बस ये लिखा रहेगा ना, आप एक्सप्लेन कर लेंगे एग्ज़ाम हॉल में। ये डायग्राम है, यूएनजीए चर्चा में रहा है, उसके बारे में है। कितने मेंबर हैं, कौन-कौन सा है, तुम वो जानते हैं, कन्वेंशनल न्यूज़ है। ये डिफरेंस जो मैं बता रहा था, दोनों का हेडक्वार्टर हेग में ही है। ये इसका जो स्थापना जो हुआ है, रोम स्टैच्यू कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन से ही निकला है, और ये यूएन चार्टर का है। इसमें 18 जज होता है, इसमें 15 जज होते हैं, लेकिन दोनों का टर्म जो होता है 9 ईयर ही होता है। ये इंडिविजुअली, और इसमें 2 तरह के केस, एक तो आपस में जो विवाद होता है 2 स्टेट्स के बीच में, 2 नेशन के बीच में, उसको सुलझाता है, और साथ-साथ एडवाइजरी भी, जहाँ पे लगता है कुछ सलाह आपको ज़रूरत है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीसी, इंडिया मेंबर नहीं है, जबकि ये आईसीसी का मेंबर है इंडिया। अब ये चार्ट आप अगर लिखे रहते हैं अपने नोट्स में, अगर डिफरेंस आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, लिख देना, ऐसे ही लिख देना जैसे बना हुआ है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, लास्ट में कंक्लूजन, कहानी खत्म। ब्रिक्स।
लोग पढ़े हैं। सर ब्रिक्स जो ग्रीन एक्सचेंज, हाँ सर एक सेकंड, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए भी ये पीडीएफ दिया गया है। इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाके आप चीज़ों को थोड़ा बहुत हिंदी जो होगा इसका आप उसे नोट कर लेंगे। मैक्सिमम चीज़ें तो इंग्लिश में ही रहती हैं और जो चीज़ें इंग्लिश वाली हैं उसको इंग्लिश में ही लिखने का प्रयास करेंगे, सिर्फ लिपि आपकी देवनागरी बनेगी। तो आप इसका पीडीएफ जो ये ग्रुप में डलवा दिया जाएगा, आप उसके दोनों सेक्शन को देख लेंगे हिंदी में। जी जी ठीक है सर बताइए। सर इसको हमने बताया ही IPA उसका AIMEC आपका है, देखिए डायग्राम है। इंडिया यहाँ मुंबई से जाएगा, फिर यहाँ जवाहरलाल है, वफात है। ये डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लेंगे बनाने का। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाना है, बस दिखना चाहिए कि हाँ ये इंडिया है, या दिखना चाहिए कि हाँ ये साउथ मिडिल ईस्ट हो रहा है, और इधर दिखना है कि यूरोप दिख रहा है। बस हल्का प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा प्रैक्टिस। ये जिनेवा कन्वेंशन जो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए ये चार ही, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ये चार प्रोटेक्ट्स बाउंडेड एंड सिक सोल्जर्स, सेफगार्ड्स बाउंडेड सिक एंड सिविलिटी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए भी, जब जहाँ पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो ये चारों का ये जिम्मेवारी उस नेशन का भी हो जाता है जिस नेशन में युद्ध चल रहा है, और साथ साथ अगर किसी तरह का अगर नुकसान होता है तो जिनेवा कन्वेंशन को वायलेट करता है तो पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। यही देखिए रोम स्टैचू जो हम लोग पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो बनाया गया है, यही रोम स्टैचू के माध्यम से ही बनाया गया है। इंडिविजुअल फॉर वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जीनोसाइड, ये जीनोसाइड जो रशिया प्रेसिडेंट या इजराइल प्रेसिडेंट जो कर रहा है, इंडिया रशिया देख रहे हैं, सब तरह का है ना, जियो पॉलिटिकल है, कनेक्टिविटी है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजिकल है। इंडो यूके है, इंडो, देखिए क्या पूछा था ग्लोबल साउथ, देखिए आपका आ गया ग्लोबल साउथ का। इसमें जी सर इसमें क्या क्या हो सकता है, अब बताइए, आप ही बताइए कौन कौन सा पॉलिटिकल बात हो सकती है, कि कैसे इसको ग्लोबल साउथ, पॉलिटिकल। हाँ ग्लोबल बोलिए। साउथ का हम डायमेंशन मतलब कि थोड़ा सा एथिक है सर, इसका महत्व क्या है, भारत के लिए क्या इसका महत्व है। हाँ देखिए हाँ बिल्कुल, महत्व तो भारत का महत्व है, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि इंडिया जो ग्लोबल साउथ को करे तो किस किस डायमेंशन में बात, जैसे कि मान ली पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, तो एक तरह से इंडिया के लीडरशिप में ग्लोबल साउथ में जो भी नेशन है उनका आवाज पूरे वर्ल्ड लेवल पे उठाया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना। दूसरा रेगुलर कॉन्फ्रेंस, ये तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का कॉन्फ्रेंस हुआ। इकोनॉमिक में बात करेंगे तो जो भी डेवलपिंग नेशन है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, एक का स्कीम है PGIII, जानते हैं कोई? पार्टनरशिप गारंटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर $600 बिलियन इन्वेस्ट करना था अगेंस्ट BRI आया था, G7 ने स्टार्ट करा था। वेरी गुड। ये पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये PGI जो किया गया तो इसी कर सकते हैं कि इसको क्या मिलेगा। जब इकोनॉमी सेक्शन का बात करेंगे तो इकोनॉमी डायमेंशन में आप बात कर सकते हैं कि PGGI पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से प्रमोशन मिलेगा, प्रमोट, इट कैन प्रमोट, और साथ साथ आपस में जब कोलिशन होगा तो उसको डेवलपमेंट हो सकता है। उसी तरीके से कल्चरल में बात कर सकते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी का बात कर सकते हैं, जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक दबाव। अब जियो स्ट्रेटेजिक में जो भी आपका अफ्रीकन का है, यहाँ से इंडिया से मेडागास्कर है, आपका सेल्सियस है, या सीड कंट्री है सोमालिया है, जिबूती, तो एक तरह से एक ही भी हम लोग लाइन बना सकते हैं और लॉजिस्टिक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अलग अलग डायमेंशन, पॉलिटिकल बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक बात कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक बात कर सकते हैं, साथ साथ फिर ये डायस्पोरा जो आपका कल्चर वाला बात है, कोविड डायस्पोरा, डिप्लोमेसी भी, वैक्सीन मैत्री। हाँ वैक्सीन मैत्री बात कर सकते हैं बिल्कुल। तो 5-6 डायमेंशन है, उसके बाद सब डायमेंशन मैं जो बता रही है, जब भी आप
इस तरह से नोट्स बनाएंगे ना कि पॉलिटिकल में है तो क्या-क्या हो सकता है, कौन-कौन डिप्लोमेसी हो सकता है। पॉलिटिकल में है तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो सकता है, आपस में क्या लाइजनिंग हो रहा है, कौन-कौन संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक में आते हैं तो जॉब का बात ज़रूर करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज़रूर बात करेंगे, लॉजिस्टिक की ज़रूर बात करेंगे। स्ट्रैटेजी का बात करेंगे तो उसमें न्यूक्लियर का बात करेंगे, डिफेंस कोऑपरेशन का बात करेंगे, कुछ एक्सरसाइज साथ में होता है उसका बात कर लेंगे। कल्चर का बात करेंगे तो आर्ट का बात उसमें पीपल टू पीपल एक्सचेंज, डायस्पोरा, रिलीजन, लिटरेचर, तो ये आप कॉमन रखिए। बाकी एग्जाम्पल से जस्टिफाई करिए, डेटा जस्टिफाई करिए, ताकि वहाँ पे आपको लिखना, क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन लिखना होता है लॉन्ग में, बाकी तो सब शॉर्ट लिखाएगा। अब आईआर में अगर आता है तो आपको इसलिए उसमें पूरा भर देना है, डायमेंशन के साथ-साथ सब डायमेंशन। क्लियर है? ऐसे देखिए यहाँ पे क्या कुछ-कुछ डायमेंशन बताया गया है, ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्ड, हाँ, अब उसमें आप कैपेसिटी बिल्डिंग का भी चर्चा कर सकते हैं इकोनॉमी में। ये देखिए, इंडिया विल आल्सो लॉन्च अ स्पेशल फंड ऑफ 2.5 मिलियन टू बूस्ट ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटी। एग्जांपल ये डेटा हो गया, ध्यान रखते हैं। 1 मिलियन फंड किसके लिए? कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। सॉरी, ये आपका आईपीओ बता रहा था, देखिए ये 7 आपका पिलर्स है, यही है। बताइए कि नहीं कुछ। अब देखिए जो टॉपिक मैं बताया हूँ इसको ज़रूर अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब कई बच्चे कहेंगे कि करंट है, तो आपका करंट अफेयर्स का भी 1/4 काम हो गया। उसी तरीके से पॉलिटी का बता दिया जाएगा उसमें, तो 1/4 1 बाय फिर 2 हो जाएगा कंप्लीट, फिर बचेगा हाफ। 25% आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। तो इतना आप कर ले रहे हैं तो आईआर भी और आपका करंट अफेयर्स भी। इसी तरीके साइंस एंड टेक का कौन-कौन सा न्यूज़ में रहा है? रुपेश जी, देखिए ये आपका पॉलिटी टॉपिक्स इन न्यूज़ में रहा है, तो उसको भी हमने लिखा है। उसमें देखिए अलग तरीके से हमने लिखा है। इसमें क्या है कि जो आप कन्वेंशनल पढ़ते हैं, देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, कन्वेंशनल टॉपिक्स इन न्यूज़, ये तो आपका नोट्स बना हुआ होगा। अगर 2 महीना में नहीं बना है तो ये ठीक चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये इन न्यूज़ पर तो काम करना ही है। देखिए हमने बना रखा है, इसमें क्या है, कन्वेंशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो टॉपिक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है, प्रीएम्बल है, आपका ये कन्वेंशनल टॉपिक है। ये न्यूज़ में क्या रहा कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, ये तो पहले भी चर्चा रहा था, इस बार तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। सिटीजनशिप, रिजर्वेशन, उसमें भी दोनों बात, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी वाला और सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससी वाला, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक इम्पोर्टेंट देखिए पर्सनालिटी राइट्स, जो हम लोग पढ़ते हैं, स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 21 के अपना भी एक्सटेंट है, तो पर्सनालिटी राइट के नाम से। अब ये नाम देखिए कीवर्ड्स थोड़ा-सा आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब यही कीवर्ड्स आ गया, अब लगा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज लिखा हुआ ही नहीं है, आर्टिकल 21 ने एक्सटेंड नहीं पूछा है, घुमा के पूछ दिया। पॉलिटी में तो बहुत ज़्यादा घुमाने लगा है बीपीएससी। तो वाकिफ रहेंगे इससे, अवेयर रहेंगे कि हाँ, पर्सनालिटी राइट्स वही आर्टिकल 21 के बारे में ही एक्सपेंशन लिखना है, राइट टू स्लीप, राइट टू फ्री एनवायरनमेंट, राइट टू पोल्यूशन फ्री, राइट टू डेथ, पैसिव सर बेनिफिशियल, लेटेस्ट एक्टिव में एक बेनिफिशियल। राइट, हेलो सर, हाँ, लेटेस्ट में एक राइट ऑफ डेवलपमेंट भी जोड़ा गया है 21 में। हाँ, एक ये भी है, राइट टू बी फॉरगेटन। जानते हैं इसके बारे में, बताइए। एनीवन? बेसिकली ईयू ने प्रोपेगेट किया था वही बताइए, वही बोलिए। हाँ, भी है उसको फॉरवर्ड करने के लिए सर, इरेज करने के लिए इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसी का, वो हाँ, चाहे वेरी तो गुड। इरेज कर सकता है। नहीं चाहे तो रेज कर सकते हैं, साथ नहीं, ये जिम्मेवारी उसकी है, Yes, sir. जो आईएसपी है, यस सर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसकी जिम्मेवारी है कि व्हेन दे ब्राउज इंटरनेट, तो उसके बाद आईएसपी की जिम्मेवारी है कि उसका डेटा जो भी ब्राउज किया है उसको डिलीट कर दिया जाए। और ये हमारा राइट है, और ये हम क्लेम कर सकते हैं, जो भी आईएसपी प्रोवाइडर्स कंपनी होगी, चाहे वो एयरटेल है, चाहे जियो है, चाहे गूगल है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, कोई भी कंपनी है,
राइट टू रिपेयर जानते ही हैं आप लोग, क्या है ये राइट टू रिपेयर? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को कोई रिपेयर भी करना। लेते हैं तो यस सर, उसको रिपेयर करने का राइट होना चाहिए। क्या आप बताइए, सर एक्सप्लेन करिए। सर डिटेल में सर तो नहीं पता। सर EU सर में आया जैसे कोई था, बड़ी किसी को हुआ है सर, कोई भी कंज्यूमर मेरा मोबाइल है या प्राची, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक। कोई एक बोलिए, हाँ बोलिए। हैंड रेज करके बोलिए। जी बोलिए माननीय। सर कंज्यूमर अफेयर्स ने राइट टू रिपेयर का वो करा है इंडिया में, और कोई भी प्रोडक्ट सिटीजन चार्टर जैसे हम बात करते हैं ना, कंज्यूमर चार्टर होते हैं, कंज्यूमर को 6 राइट है टोटल, उनमें से एक ये भी है कि राइट टू रिपेयर गुड सर्विसेज के लिए। हाँ ठीक है, तो प्रोविजन क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। राइट टू रिपेयर सर में अभी ये है, इतना आइडिया नहीं है मुझे, मतलब आप कोई आप बताना चाहेंगे? धनंजय Anyone? बोलिए। सर सर कोई एक बोलिए, हाँ। सर शायद एक मैनुअल मैन्युफैक्चरर की तरफ से मिलेगा उसके, मतलब ये रिपेयर करने के लिए। प्राची। देखिए इसमें ये, हाँ प्राची बताइए। तो जैसे कुछ गैजेट्स होते हैं जिसके पार्ट्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ उसी के शोरूम में मिलेंगे आपको, तो वहीं से आपको बनवाना पड़ेगा, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो राइट टू रिपेयर है कि आपको वो पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो, आप उसको रिपेयर कर सके, आप खुद से भी रिपेयर कर सके, ऐसे टूल्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो, या आप कहीं अदर शॉप में भी ले जाकर उसको रिपेयर करा सके। हाँ बिल्कुल, और ये कहा गया है कि आपको ये अगले 10 साल तक उसको रखना है। अगर वो आइटम अगर मार्केट में नहीं मिलेगा तो फिर ये राइट टू रिपेयर का ये वॉल्यूशन है। कोई भी सामान अगर लॉन्च हो रहा है तो उसका आइटम्स, ये नहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, किसी भी तरह का जो उसका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से जो भी कंपोनेंट्स है उसका अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल नहीं है तो वहाँ तो कंपनी मिलना चाहिए, साथ-साथ वो अगले 10 साल तक अवेलेबल हो, और ताकि आसानी से उसका कंपोनेंट्स मिले, पार्ट पुर्जे मिले, उसका रिपेयर किया सके। एक राइट टू रिकॉल है, इसके बारे में जानते हैं आप लोग। तो ये सब ठीक है, अवेयर रखना है। और देखिए ये आपका पार्लियामेंट से संबंधित है, कन्वेंशनल टॉपिक। इन न्यूज़ कौन-कौन सा टॉपिक रहा है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन और जुडिशरी में कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट रहा है, जो कि न्यूज़ में रहा है। कन्वेंशनल में हम लोग ये पढ़ते ही हैं, एक्टिविज़्म और जुडिशियल रिव्यू, कोलिजियम सिस्टम, बेसिक स्ट्रक्चर, और कौन-कौन सा न्यूज़ में रहा है, जैसे फ्री लीगल एड बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बेल शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ एंट्रेंस, एक इम्पोर्टेंट ये भी है, ई गवर्नेंस, आईसीजेएस, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0, इससे पहले 1.0 लॉन्च किया गया था, इसमें इको डिवीजन है इसमें। इलेक्शन कन्वेंशनल टॉपिक, इधर इन न्यूज़ में टॉपिक। कुछ जो बिल है यही है। रुपेश सर, जो भी न्यूज़ में रहा है, और बाकी कन्वेंशनल टॉपिक हम लोग बहुत सारा कुछ किए भी हैं, और एक आपका फिर बच जाएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी और बिहार, उसको भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन जो कन्वेंशनल टॉपिक है एटलीस्ट उसका नोट्स आपके पास अब तक तैयार हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो कर ले। जो भी प्रोवाइड किया गया कंटेंट उसके माध्यम से जितना भी संस्था ने बहुत कुछ प्रोवाइड, तो उसको आप देख लें, उसको ज़रूर लेकिन तैयार ज़रूर करें। तभी फिर आप इन न्यूज़ वाला जो पढ़ेंगे, जो चर्चा में रहा है, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा करना है। प्रश्न कैसा आएगा, टफ आएगा, ईज़ी आएगा, मीडियम आएगा, आपको हर तरीके से तैयार रहना है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नीचे से लेके ऊपर तक।